नमस्कार, एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारी 11th क्लास की एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज सेट, उसका आगे अध्ययन करेंगे। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी बड़ी है। लास्ट ईयर वो जो एक्सरसाइज थी वो थोड़ी छोटी थी, क्योंकि इस बार हमारा कोर्स चेंज हुआ है। इस बार हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस लगा है। पहले आरबीएससी में जो एक्सरसाइज थी वो छोटी थी, तो फटाफट हम उसको कंप्लीट कर सकते थे। अब थोड़ा इसको डिस्क्राइब करके दे दिया तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और हमारे पास पॉइंट्स में भी ज़्यादा है। जैसे 1.1 से लेकर 1.6 है, उसके बाद में विविध प्रश्नमाला हो रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी जो प्रश्नावली है, हमारी जो एक्सरसाइज है सेट, उसी का आगे अध्ययन करेंगे। आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो बोर्ड पे मैंने आपके सामने लिखा है। आज हम पढ़ रहे हैं समुच्चय के प्रकार, मतलब सेट के टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे पर्टिकुलर यहाँ मैं नाम वैसे कुछ नहीं है कि ये यही टाइप है, बस कुछ नाम आएंगे कि जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये जो सेट है इनकी क्या विशेषता होती है, इनके अंतर्गत कैसे अवयव आते हैं, आज हम उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो वीडियो था 11th क्लास के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया था कि सबसेट क्या होता है, और इंटरवल्स के बारे में बताया था कि इंटरवल्स क्या होते हैं, उनको कैसे दर्शाते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो इसमें मैं जो आपके बेसिक जो आपके सेट आएंगे, जो जिनके नाम आपकी बुक के अंतर्गत आएंगे, उनको ले रही हूँ। तो सबसे पहले उनमें लेंगे हम एम्प्टी सेट, या फिर हम बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली, मतलब वो सेट जो खाली है। ठीक है, अब वो सेट जो खाली है और उसका अध्ययन भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेंगे। एम्प्टी सेट जो है उसको हम फाई से शोध करते हैं। ये शायद मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में या स्टार्टिंग जो हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेट होता है एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय, उसको फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो रिक्त समुच्चय या फिर बोलेंगे एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक, वैसे दर्शाते किससे हैं? दर्शाते हैं फाई से। ये सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे? फाई। ठीक है, अब आपके बुक के अंदर रिक्त समुच्चय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्न किस प्रकार के हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, x such that, निर्माण रूप में मैं लिख रही हूँ x सच दैट, x एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, x एक नंबर है, x ऐसा नंबर है कि वो 10 से बड़ा है। x एक नंबर है, किससे बड़ा है? 10 से, 10 से बड़ी कोई भी संख्या, तथा x छोटा है 5 से। मान लो ये x एक संख्या है, x एक संख्या है जो 10 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। अब आप खुद सोचिए, 10 से बड़ी संख्या और 5 से छोटी संख्याएं, ऐसी कौन सी संख्या हुई मतलब जो 10 से भी बड़ी हो और 5 से छोटी भी हो? तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है क्या? एक साथ पॉसिबल नहीं है ना, कि संख्या 10 से भी छोटी और 5 से बड़ी भी हो। तो इसका मतलब एक ये जो सेट हमें दिया गया है निर्माण रूप में, उसमें हमारे पास जिन संख्याओं की बात की जा रही है वो संख्या 5 से छोटी और 10 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि ऐसी संख्याएं जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, विद्यमान ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 5। मतलब ये एक रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है। ये आपका आंसर है। आया होगा समझ में कि 10 से बड़ी और 5 से छोटी ऐसी संख्याएं इस सेट के अंदर नहीं आ सकती, और नहीं आ सकती इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। और जिस सेट के अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं आता है वो कहलाता है एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय, और उसको हम किससे दर्शाते हैं? फाई से। ये क्लियर है? अब चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि x
सच दैट एक्स एक विद्यार्थी है, एक्स एक विद्यार्थी है जो 9th व 10th कक्षा में पढ़ता है। एक्स एक विद्यार्थी है, ठीक है, मतलब सारे विद्यार्थी लेने हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, उन विद्यार्थियों की विशेषता क्या है कि वो 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, वो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। अब एक ही बच्चा दो अलग अलग क्लासों में एक साथ पढ़े, या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। एक क्लास में ही पढ़ सकता है, या तो वो 9th का स्टूडेंट होगा या फिर वो 10th का स्टूडेंट होगा। दोनों क्लासों को एक साथ पढ़ रहा है या दोनों की एक साथ स्टडी कर रहा है। स्कूल में हमारे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ऐसा जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं इस सेट के अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं आएगा, इस सेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी रिक्त समुच्चय है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर 5। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। आपके और क्वेश्चंस है जिनको मैं करवाऊंगी आपके, एक बार मैं सिर्फ आपको थोड़ा जो बेसिक है हमारा वो क्लियर कर देते हैं, ताकि क्वेश्चंस जो आएंगे उनको करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रकार, एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय। आगे हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, तो वो हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। हिंदी में परिमित और अपरिमित बोलते हैं। तो देखो, परिमित, परिमित और अपरिमित। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट या फिर परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो नाम में ही इनकी जानकारी दी हुई है, मतलब इनका जो नाम है वही इसकी विशेषता बताता है। परिमित, परिमित मतलब सीमित मात्रा में, और अपरिमित मतलब जिसकी मात्रा सीमित नहीं है, ठीक है। तो परिमित मतलब हो गया वो सेट जिसमें अवयवों की जो संख्या है वो लिमिटेड है, ठीक है। और अपरिमित मतलब वो सेट जिसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या सीमित नहीं है, अवयव कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक। क्लियर है? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के मैं एग्जांपल देती हूँ। तो देखिए, जैसे एक तो मैंने बोला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस सेट को हमें रोस्टर रूप में दर्शाना है, तो इस सेट को अगर हमें रोस्टर रूप में दर्शाना है तो हमारे पास अवयव आएंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक, अनंत तक। क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो है वो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक चलती है, अनंत तक। क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ये नहीं बोला कि हमें कहाँ तक स्टॉप करना है, सारी प्राकृत संख्या लेनी है, तो सारी प्राकृत संख्या ले ली। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, या फिर हम बोल सकते हैं अपरिमित समुच्चय। ये अपरिमित है क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। क्लियर है? अब आगे लेते हैं हम एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि परिमित का क्या एग्जाम्पल होगा। तो परिमित के एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने बोला कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही लेना है, लेकिन विशेषता ये है कि प्राकृत संख्याएं ऐसी है कि वो प्राकृत संख्या 10 से कम है। प्राकृत संख्याएं जो है वो किससे कम है, 10 से। तो यहां पे हम लिख देते हैं 10 से, ये पहला क्वेश्चन हो गया, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 10 से कम प्राकृत संख्याएं, कि वो प्राकृत संख्याएं जो 10 से कम है। अब देखो एक लिमिटेड पोर्शन ही आएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि हमें एक लिमिट दे दी, हमें दे दिया 10, 10 की जगह 100 200 300 1000 लाख, कितना भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो वो एक लिमिटेड पोर्शन हो गया। अब 10 से कम प्राकृत संख्या है, 10 से कम प्राकृत संख्या लेनी है, तो प्राकृत संख्याएं शुरू हो गई 1 से।
और 10 से कम तक लेनी है तो 10 से कम में कौन आ जाएगा? 9। इसका मतलब इसका आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका आंसर है। एक बात और, अपरिमित सेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें सारे अवयव दर्शाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको डैश डैश करके छोड़ देते हैं। परिमित जो सेट होता है, फाइनाइट सेट जो होता है, उसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। हो सकता है 50 ही क्यों ना हो, 100 क्यों ना हो, लेकिन है तो सीमित ना, उनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए उनमें सारे अवयव हम दर्शाएंगे। तो मैंने सारे अवयव दर्शाए हैं, 10 से कम जितनी भी प्राकृत संख्या है मैंने उनको सबको दर्शाया है। ये कौन सा सेट हो गया? ये हो गया फाइनाइट सेट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं परिमित समुच्चय। तो मैंने परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ये हो गए परिमित और अपरिमित समुच्चय के प्रकार। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करेंगे। अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ कि किस प्रकार के आपके सेट आएंगे। ये क्लियर होगा? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उस पे, तो वो है इक्वल सेट। इक्वल जो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इक्वल मतलब समान, वो दो सेट जो एक दूसरे के समान है वो कहलाएंगे इक्वल सेट। ठीक है, तो देखो इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। इक्वल सेट या समान समुच्चय, दो सेट इक्वल कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो। वापस बोल देती हूँ, दो सेट हैं अलग अलग, वो इक्वल कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो। मतलब अगर एक सेट में 4 अवयव है, दूसरे में भी 4 होने चाहिए, ये चारों जो है वही वो चारों होने चाहिए, चेंज नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने दो सेट ले लिए। एक सेट मैंने ए लिया, उसमें मैंने नंबर लिए 1 2 3 4, कितने भी ले सकते हैं। एक मैंने ये सेट लिया, दूसरा मैंने सेट लिया बी, और इसमें मैंने नंबर लिए 2 3 1 4। क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? तो देखते हैं, इसमें 4 अवयव हैं, इसमें 4 अवयव हैं, इसमें जो अवयव है 1 2 3 4 वो इसमें है क्या? 1 2 3 4 है। अब एक बात और, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सेट होता है उसमें अवयव जो हैं वो हम किसी भी क्रम में दर्शा सकते हैं, बस उनके बीच में कॉमा लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये सेट और ये सेट इक्वल है। ठीक है, अवयव आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो A इज इक्वल टू B, मतलब सेट A बराबर है किसके? B के। ये आपके हो गया इक्वल सेट का रूप कि इक्वल सेट क्या होते हैं। ऐसे आपके इक्वल सेट के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको प्रकार बताया है कि विशेषता बताई है कि क्या विशेषता होती है, कि कैसे पता करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। ये क्लियर है? और बता देते हैं, जैसे मान लो एक सेट है ए, सेट ए में 2 अवयव है, माइनस का 2 2, ठीक है, और सेट बी है वो आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पहले आपके पास यहाँ पे आया मानो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक्स क्या है? एक्स एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, एक्स एक पूर्णांक संख्या है। ये एक्स की विशेषता है कि हमें एक्स लेना है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, और एक्स क्या है? एक्स एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि पूर्णांक प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है, तो अब देखो क्या करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, मान लो मैंने इसका अंडर रूट किया तो एक्स बराबर अंडर रूट 4, और अंडर रूट जब हम करते हैं यानी वर्गमूल जब अपन करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों निशान लेते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास आया एक्स बराबर, आपको यहाँ पे दर्शा देती हूँ, एक्स बराबर आया अंडर रूट में 4 प्लस माइनस, तो एक्स बराबर हमारे पास आया प्लस माइनस 2। ठीक है, और मैंने एक्स के बारे में क्या बोला? एक्स एक पूर्णांक है, इसका मतलब उसमें प्लस की संख्या भी आ सकती है और माइनस की, दोनों आ सकती है। इसका मतलब मुझे प्लस का 2 भी लेना है और माइनस का 2 भी लेना है। अब आप मानिए मैं यहाँ पूर्णांक की जगह पूर्ण संख्या लिखती, ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से, उसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तब अगर मुझे इस सेट को लिखना होता तब मैं इस माइनस वाली संख्या को नहीं लेती, सिर्फ किसको लेती? प्लस की संख्या को। अभी पूर्णांक आया है
पूर्णांक में सारी संख्याएं आती है, इसे प्लस और माइनस दोनों ले सकती हूँ। इसका मतलब b जो है उसमें हमारे पास दो संख्याएं हो गई, माइनस का 2 और प्लस का 2। ये आया। जब मैंने इस b को सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आया, और जो मेरे b का आंसर है वही मेरे किसका आंसर है, a का। इसका मतलब a और b वापस क्या हो गए, इक्वल सेट, यानी a इज इक्वल टू b। ये आपके हो गया तीसरा रूल, इक्वल सेट। अब आगे पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, हमारा पूरा यूनिवर्स। ठीक है, और पूरे यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, एक छोटी से लेके बड़ी तक कोई भी वस्तु हमारे पूरे यूनिवर्स में आ रही है। तो इसका मतलब सेट भी जो है उसका नाम भी उसी अकॉर्डिंग दिया गया है। मतलब यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें बाकी जितने भी सेट हैं जो दिए गए हैं, छोटे छोटे जो भी सेट दिए गए हैं वो सारे उसके अंदर विद्यमान, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो देखो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया a, उसमें अवयव है 2 3, मैंने b लिया उसमें अवयव है 1 4, मैंने c लिया उसमें अवयव है 1 2 3 4, मैंने 3 सेट ले लिए। अब मैं एक सेट और लेती हूँ d, उसमें मैंने अवयव लिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी ले सकती हूँ, हमारी मर्जी है। अब हमें ये देखना है कि a, b और c तीनों का यूनिवर्सल सेट ये है क्या। यूनिवर्सल सेट होना मतलब तीनों के अवयव इसमें विद्यमान होने चाहिए, तीनों के। तो a में 2 अवयव है 2 3, वो इसमें विद्यमान है। b में है 1 4, तो 1 और 4 भी इसमें विद्यमान है। c में है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 भी इसमें विद्यमान है। इसका मतलब तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन है, तीनों का यूनिवर्सल सेट है d, a का भी, b का भी और c का भी। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि इनमें और भी अवयव आए हैं 5 6 7, तो यूनिवर्सल सेट में और भी अवयव आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये चेक करना होता है कि हमारे जो छोटे सेट है क्या उनके सारे अवयव हमारे यूनिवर्सल में विद्यमान है। अगर है तब तो ये यूनिवर्सल सेट है, वरना ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। और यूनिवर्सल जो सेट है उसको ऐसे U, बड़ा U इस तरीके से दर्शाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कौन हो गया, D हो गया। आप ये दर्शा दो या फिर इस सेट का जो नाम है वो दर्शा दो, ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट। आपको चारों सेट जो मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। आगे का जो टॉपिक है या फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।